तो हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे यहाँ पर। प्लेटो से शुरुआत करते हैं। जो प्लेटो थे वो सोक्रेटिस यानी सुकरात के शिष्य थे एंड यूनानी विचारक हैं। एथेंस में इनका जन्म हुआ था 428 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई थी। अभिजात वर्ग में जन्मे थे। एरिस्टोक्लीज इनके जन्म का नाम था, जिसका अर्थ होता है कि सबसे अच्छा या प्रसिद्ध। पेलोपोनेसियन युद्ध के समय इनका जन्म हुआ था, जिसमें एथेंस व स्पार्टा के मध्य एथेंस का पतन हो गया था। 28 वर्ष तक चले युद्ध में। अकेडमी की स्थापना की इन्होंने 388 ईसा पूर्व एथेंस में। प्लेटो द्वारा अकेडमी की स्थापना की गई थी। यूरोप का पहला विश्वविद्यालय अकेडमी था। सुकरात एक तार्किक विद्वान थे। एथेंस के युवाओं को पथभ्रष्ट करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। उनके खिलाफ जहर पिलाकर मृत्युदंड दिया गया। इस घटना का प्लेटो पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा और 11 वर्ष तक बाहर घूमता रहा प्लेटो। जब उनके गुरु सुकरात को सब मौत की सजा दे दी गई थी तो एथेंस छोड़ के 11 वर्ष तक बाहर घूमे और वापस लौटकर अकादमी यानी अकेडमी की उन्होंने स्थापना की 388 ईसा पूर्व एथेंस में, जिसके जो गेट था उसके बाहर लिखा हुआ था, जिसको गणित नहीं आता वह अंदर ना आए। ये अकेडमी के दरवाजे पे लिखा हुआ था। जो काफ़ी फेमस किताब है प्लेटो की वो रिपब्लिक है, जिसमें 10 चैप्टर है। आदर्श राज्य की बात करता है इसमें और न्याय इसका उपशीर्षक है। स्टेटमेंट्स भी एक किताब है जो प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी। लॉज है फिर, जिसमें वो उपादर्श राज्य का सिद्धांत देता है। सुकरात का प्रभाव है स्टेटमेंट्स एंड लॉज पे प्लेटो के ऊपर। द सिंपोजियम, मीनो एंड द अपोलॉजी, ये सारी किताबें प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। प्लेटो के आदर्श राज्य की बात करते हैं। प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना करना महत्वपूर्ण उद्देश्य समझता है। अपना उद्देश्य था प्लेटो का एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। एक जो दार्शनिक संरचना है उसका आदर्श राज्य की, वो इस तरीके से न्याय, समाज में सद्गुण है एक, शिक्षा, 50 साल की शिक्षा पश्चात दार्शनिक शासक की नियुक्ति करता है प्लेटो। फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट आता है वहां से निकल के। और साम्यवाद की बात करता है कि पारिवारिक मोह व भ्रष्टाचार से मुक्त रखता है साम्यवाद। फिलोसफर किंग की बात करता है। ये तो दार्शनिक सिद्धांत था, दार्शनिक संरचना थी आदर्श राज्य की प्लेटो की। अब जो न्याय का सिद्धांत है प्लेटो का, जो रिपब्लिक में उन्होंने दिया है अपना, उस पर जिक्र करते हैं। कंसर्निंग जस्टिस जो किताब है, द रिपब्लिक कंसर्निंग जस्टिस उपशीर्षक है द रिपब्लिक का। पूर्ववर्ती विचारकों का खंडन करता है वहां पर प्लेटो। परंपरागत न्याय, क्रांतिकारी, व्यावहारिक, सिफालस, पॉलीमार्कस, ये सब इनकी बात करते थे, तो इनका खंडन करता है प्लेटो। परंपरागत न्याय में सिफालस कहता है कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना न्याय है। पॉलीमार्कस कहता है मित्र के साथ मित्रता, शत्रु के साथ शत्रुता का व्यवहार न्याय है। जो क्रांतिकारी न्याय की थ्योरी, वहाँ पे थ्रेसिमेकस का जिक्र मिलता है। जो न्याय शक्तिशाली का हित है, ये बहुत बोलते हैं। व्यावहारिक न्याय में यह आता है कि न्याय भय का शिशु है, बनावटी एवं कृत्रिम विचार है। ये ग्लाउकन ने विचार दिया था। तो इन सबका खंडन करता है प्लेटो अपनी किताब द रिपब्लिक के अंदर। प्लेटो उपरोक्त विचारों के विचार खंडन करता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत दो प्रारूप में व्यक्त करता है वो अपने न्याय सिद्धांत को। व्यक्ति के लिए न्याय और राज्य के लिए न्याय। व्यक्ति के लिए न्याय में बताता है कि आत्मा के 3 गुणों का जिक्र करता है इसमें। मनुष्य की आत्मा में प्रधानता, जिसमें वो करता है कि शासक वर्ग बुद्धिमता शासक वर्ग का गुण है, साहस योद्धा वर्ग का गुण है, और इंद्रिय तृष्णा उत्पादक वर्ग का गुण है। जिसमें शासक वर्ग है वो ज्ञान के प्रति लगाव रखता है, जो योद्धा वर्ग है वो वीरता के प्रति लगाव रखता है, और इंद्रिय तृष्णा वाला जो उत्पादक वर्ग है वो सांसारिक विषयों के प्रति लगाव रखता है। और जो राज्य के लिए न्याय की बात करता है, राज्य व्यक्ति का बड़ा रूप है, प्लेटो ये बात बोलता है। एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना न्याय है। अपने कर्तव्यों का पालन करना, जो 3 वर्ग बताए हैं प्लेटो ने, शासक वर्ग, योद्धा वर्ग और इंद्रिय उत्पादक वर्ग, इनका अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना, हस्तक्षेप ना करना न्याय है प्लेटो के हिसाब से न्याय के सिद्धांत में। प्लेटो का जो कार्य विशिष्टीकरण, हस्तक्षेप, वो समरसत्ता है, इन सबको मिला के ही न्याय का जो उसका सिद्धांत प्रतिपादित करता है प्लेटो। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, जिसमें व्यक्ति व समाज दोनों के लिए उपयोगी है शिक्षा, ये बात प्लेटो बोलता है। और अपनी किताब द रिपब्लिक में इसका जिक्र मिलता है। शिक्षा द्वारा दार्शनिक शासक का चयन करना, व्यापक शिक्षा योजना बताता है वो कि एथेंस और जो स्पार्टा की अलग अलग शिक्षा योजना थी। जैसे जो एथेंस की शिक्षा योजना थी उसमें साहित्य, बहुआयामी, व्यक्तित्व विकास, व्यापक पाठ्यक्रम, निजी हाथों में शिक्षा, स्त्री शिक्षा निषेध, सैनिक शिक्षा की अनदेखी होती थी एथेंस के अंदर। और जो स्पार्टा में चलती थी उसमें संकुचित पाठ्यक्रम था, मतलब छोटा रहता था, मगर उसमें स्त्री पुरुष की समान शिक्षा दी जाती थी, सैनिक शिक्षा पर बल दिया जाता था, और राज्य नियंत्रित शिक्षा होती थी। तो उसमें प्लेटो ये करता है कि इन दोनों के जो गुण हैं, जैसे साहित्य लेता है वहाँ से, बहुआयामी लेता है,
व्यक्तित्व विकास लेता है और व्यापक पाठ्यक्रम लेता है एथेंस से, और स्पार्टा से लेता है स्त्री पुरुष समान शिक्षा, सैनिक शिक्षा पर बल और राज्य नियंत्रण शिक्षा। इनको मिला के अपनी शिक्षा पद्धति बनाता है प्लेटो। प्लेटो ने इन दोनों शिक्षा कार्यक्रमों को मिला दिया व कुरीतियों को दूर कर दिया इनसे। प्लेटो की शिक्षा योजना, तो प्रारंभिक योजना की बात करता है प्लेटो, जो 0 से 20 साल तक चलती है, मतलब जन्म से 20 सालों तक। फिर उच्च शिक्षा की बात करता है जो 20 से 50 सालों तक चलती है। ठीक है, जो उच्च शिक्षा का निर्धारण है केवल शासक वर्ग के लिए किया गया है यहाँ पर। जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें जन्म से 6 वर्ष तक धर्म व नैतिकता की शिक्षा दी जाती है। 6 से 18 संगीत व व्यायाम की शिक्षा, 18 से 20 सैनिक शिक्षा दी जाती है। इनके उपरांत एक परीक्षा होती है जिसमें कोई जो फेल होता है तो वो उत्पादक वर्ग में चला जाता है, पास होता है तो उच्च शिक्षा के लिए चला जाता है। उच्च शिक्षा में 20 से 50 वर्ष की जो चलती है उसमें 20 से 30 ज्योतिष व गणित की शिक्षा दी जाती है। फिर एक एग्जाम होता है, अगर कोई पास होता है तो वो आगे की शिक्षा के लिए जाता है और फेल होता है तो योद्धा वर्ग में चला जाता है। 30 से 35 वर्ष दर्शन व तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती है। 35 से 50 व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है। प्लेटो का शिक्षा आजीवन चलने वाला प्रक्रिया बताता है। प्लेटो शिक्षा को सैद्धांतिक व व्यावहारिक शिक्षा पर बल देता है। 50 साल की शिक्षा के बाद दार्शनिक शासक निकलता है। उत्पादक वर्ग 20 साल की शिक्षा के बाद और योद्धा वर्ग 30 वर्ष की शिक्षा के बाद। प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत, समाज पर बल देता है प्लेटो। परिवार, विवाह, निजी संपत्ति का विरोध करता है और सार्वजनिकता के भाव को महत्व देता है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य के जो साधन है उसमें शिक्षा और साम्यवाद है आदर्श राज्य के साधन। प्लेटो का साम्यवाद एक तरफ बात करता है संपत्ति के साम्यवाद की और दूसरी तरफ बात करता है पत्नियों के साम्यवाद की। तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है ये पत्नियों के साम्यवाद वाला कॉन्सेप्ट प्लेटो का। शासक वर्ग निजी संपत्ति नहीं रखेगा, संपत्ति के साम्यवाद में बोलता है। संपत्ति का संग्रह नहीं करेगा, सार्वजनिक घर, भोजनालय व स्नान घरों का प्रयोग करेंगे। शासक को भ्रष्टाचार से बचाना चाहता है इसके माध्यम से। वहीं पे पत्नियों के साम्यवाद के तहत आता है शासक वर्ग के सदस्य व्यक्तिगत पारिवारिक व्यवस्था से दूर रहेंगे। पारिवारिक मोह से बचाना शासक वर्ग को, इसका उद्देश्य ये है कि निजी संबंध नहीं होंगे, जो पत्नियां होंगी वह सबकी होंगी, वह बच्चों की जिम्मेदारी राज्य की होगी। तो जो प्लेटो का दार्शनिक राजा है उसकी बात करते हैं यहाँ पे, वो ज्ञान से परिपूर्ण होगा, निरंकुश शासक होगा और असीमित शक्तियां होंगी उसके पास। प्लेटो का मानना ये है कि मैं उसे इतना ज्ञान और बुद्धि से मतलब लैस कर दूंगा कि वो ज़रूरत ही नहीं है उस पर सवाल उठाने की और वो कभी पथभ्रष्ट नहीं होगा इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद। तो प्लेटो का ये मानना था, मगर इसके बाद में आलोचना होती है, फिर बाद में इसमें चेंजेस भी लेके आते हैं अपनी लॉज बुक के अंदर। प्लेटो एक न्याय पर आधारित आदर्श राज्य स्थापित करना चाहता है और जिस पर शासन के केंद्र में दार्शनिक शासक है। जो ज्ञान के द्वारा ही सत्य को जाना जा सकता है, दार्शनिक शासक के संदर्भ में बात की जाती है। केवल ज्ञानी व्यक्तियों को ही शासन करने का अधिकार है प्लेटो के अनुसार। शासकों को दर्शन की शिक्षा अनिवार्य है, इसके बिना नगर राज्यों को बुराई से मुक्त नहीं किया जा सकता। प्लेटो संविधानवाद कानून के शासन का विरोध करता है और दार्शनिक शासक के संदर्भ में ये बात बोलता है कि उसके संदर्भ में ये मतलब विरोध करता है इनका कानून का शासन और संविधानवाद, वो दार्शनिक शासक को टॉप पे रखता है, मतलब निरंकुश बना देता है। 20th सेंचुरी में कार्ल पॉपर ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज किताब में लिखते हैं प्लेटो खुले समाज का शत्रु है क्योंकि वह निरंकुश शासन का समर्थन करता है। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता, दार्शनिक शासक का निरंकुश शासन, न्याय पर आधारित आदर्श राज्य 3 वर्गों में विभाजित है, जनसंख्या व आकार को संतुलित रखने पर बल देता है, स्त्री पुरुष समानता की बात करता है, राज्य नियंत्रण शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। प्लेटो का उपादर्श राज्य है, उसकी किताब द लॉज में जिसका जिक्र मिलता है। आदर्श राज्य में संशोधन करता है लॉज के अंदर वो अपनी किताब में। विधि की सर्वोच्चता व संविधानवाद को स्वीकार करता है, कानून के शासन को मान्यता प्रदान करता है, दार्शनिक शासक के स्थान पर मध्य वर्ग का शासन की बात करता है और अनिवार्य शिक्षा का समर्थन करता है। अब बात करते हैं एरिस्टोटल के बारे में। यूनानी विचारक है, जन्म हुआ 384 ईसा पूर्व और मृत्यु हुई 322 ईसा पूर्व। मैसेडोनिया में इनका जन्म हुआ था, अस्टोजिरा में शाही चिकित्सक के घर में जन्म हुआ था और प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सिकंदर जो था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसका जिक्र मिलता है, जो भारत में आके हमारे राजा पोरस से लड़ाई हुई थी, तो सिकंदर का गुरु था एरिस्टोटल। 17 वर्ष की आयु में अकादमी में शामिल हुआ, जो अकेडमी स्टैब्लिश करी थी 388 ईसा पूर्व। प्लेटो ने उसमें शामिल होता है 17 वर्ष की आयु में। प्लेटो ने अकेडमी का ब्रेन कहा है अरस्तु को, प्लेटो ने ब्रेन बोला है अकेडमी का एरिस्टोटल को।
मैक्सी कहता है कि अरस्तु सभी जानकारियों के गुरु है। अरस्तु तुलनात्मक राजनीति का जनक है। 158 संविधानों का अध्ययन करा था, वर्गीकरण किया था अरस्तु ने, इसलिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर बोला जाता है अरिस्टोटल को। शिक्षा संस्थान आरंभ क्या किया इन्होंने, एक लिसियम नामक शिक्षा संस्थान शुरू किया था। प्लेटो ने अकेडमी की शुरुआत करी, जो कि यूरोप का पहला विश्वविद्यालय था, फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी, और अरस्तु ने लिसियम की शुरुआत करी। जो उनकी फेमस बुक है काफ़ी, द पॉलिटिक्स, उनमें सबसे ऊपर है, जिसमें नगर राज्य के बारे में बात की जाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 158 संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन है। एथिक्स, मानव आत्मा का अध्ययन है वहाँ पर। ऑन द पाइथागोरियंस, ये फेमस किताबें हैं जो एरिस्टोटल द्वारा लिखी गई थी। अरस्तु का राज्य सिद्धांत, परिवारों व ग्रामों का समूह राज्य के संदर्भ में कहता है कि परिवारों व ग्रामों का समूह है और उद्देश्य पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन प्राप्त करना चाहता है। उद्देश्य ये है कि पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन प्राप्त करना चाहता है राज्य। तो राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार से जन्म लेता है तथा परिवार एक प्राकृतिक संस्था है। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, ये बात अरिस्टोटल करता है। और राज्य का जो व्यक्ति का पूर्ववर्ती है, उसके संदर्भ में बताया राज्य साध्य है, वह व्यक्ति साधन है। ऐतिहासिक दृष्टि से व्यक्ति पहले आता है, लेकिन तार्किक दृष्टि से राज्य पहले आता है, ये बात अरिस्टोटल बोलता है। राज्य व्यक्ति को सभ्य बनाता है, जैसे शरीर पहले या अंग बाद में। एक जैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरी उंगली मेरी पूरी बॉडी का पार्ट है, तो पहले बॉडी बोला जाएगा, फिर बाद में अंग आएगा, तो इस तरीके से है। राज्य की तुलना शरीर एवं जीवधारी से करता है एरिस्टोटल। राज्य व्यक्ति को सभ्य बनाता है, ये बात एरिस्टोटल बोलता है। राज्य का जो बताता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती है। अरस्तु के संविधानों पर विचार या वर्गीकरण की जो किताब है द पॉलिटिक्स में इनका जिक्र मिलता है। संविधान राज्य का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य राज्य में पदों का निर्धारण करना है। संविधान राज्य, संविधान की बात जब करता है, संविधान यह बताता है कि राज्य की शक्ति किसमें निहित है। संविधान का दो आधार पर वर्गीकरण करता है एरिस्टोटल, जिसमें एक संख्या की बात करता है और हित की बात करता है। जो संख्या है, ये शासन संचालन में कितने लोग शामिल होंगे, कितने व्यक्तियों के हाथ में सत्ता होगी। इसमें वो 3 प्रकार की शासन प्रणालियों का जिक्र करता है। एक व्यक्ति का शासन, जैसे राजतंत्र, कुछ व्यक्तियों या अल्पसंख्यकों का शासन कुलीन तंत्र, बहुसंख्यकों का शासन जैसे संवैधानिक तंत्र। और हित के संबंध में बात करता है तो वहां पे एरिस्टोटल बताता है कि शासक हित और जनता हित, ये 2 सब पार्ट्स में डिवाइड होता है। शासन प्रणाली किसके हित को पूरा करती है, यहाँ पर इसका जिक्र मिलता है। जैसे इसमें आता है कि शासक हित में जैसे ये आतताई तंत्र की बात करता है, और जैसे कुछ व्यक्तियों के हित की बात करें तो अल्प तंत्र की बात करता है, और बहुसंख्यक की बात करें वहां पे भीड़ तंत्र या लोकतंत्र की बात करता है। जो संवैधानिक तंत्र है उसको एरिस्टोटल सबसे सर्वोत्तम मानता है, वह समर्थन देता है संवैधानिक तंत्र को। अरस्तु संविधानों के वर्गीकरण के साथ उनका परिवर्तन चक्र भी दर्शाता है। जिस प्रकार साइकिल के पहिए घूमते हैं, उसी प्रकार शासन के रूप भी बदलते रहते हैं। जैसे लोकतंत्र है या राजतंत्र से शुरू करते हैं, जैसे राजतंत्र था पहले हमारे यहाँ पे, फिर क्या है कि तानाशाही आतताई तंत्र आता है, पावर कंसोलिडेटेड हो जाती है, कुछ राजा मतलब जो डिक्टेटर्स हैं वो स्थापित कर लेते हैं खुद को और सब कुछ समझने लगते हैं। फिर उसको हटा के कुछ विशेष लोगों का शासन आता है, कुलीन तंत्र है। फिर ये अल्पतंत्र आता है, फिर संवैधानिक तंत्र आता है, फिर लोकतंत्र आता है। इस तरीके से लास्ट में भीड़ तंग आके इन सबसे चेंज कर दी थी। तो कहते हैं रोटेट होते रहते हैं, ऐसा शासन चलता रहता है, चक्र चलता है। अरस्तु के नागरिकता पर विचार, किसी राजनीतिक समुदाय का सदस्य होना ही नागरिकता है। एरिस्टोटल के अनुसार मोटा मोटा देखें तो ये परिभाषा निकल के आती है। अरस्तु के अनुसार नागरिक वह है जो राज्य के क्रियाकलापों में भाग लेता है व राज्य में पद ग्रहण करता है। नागरिक कौन है, इस पर अरस्तु के 2 विचार हैं। एक है निषेधात्मक कि कौन कौन शामिल नहीं होगा, एक है सकारात्मक कि कौन नागरिक है। और निषेधात्मक में बताता है कि किन बातों से नागरिक का कोई संबंध नहीं है। राज्य में सिर्फ निवास करने से कोई नागरिक नहीं होगा, नागरिक की संतान मात्र होने से भी नागरिक नहीं होगा। राज्य में निर्वासित व्यक्ति नागरिक नहीं होगा, राज्य से निर्वासित व्यक्ति अभियोग लगाने व अभियुक्त लगाने से भी कोई नागरिक नहीं होगा। अब यहाँ पर बात तो करते हैं कौन नागरिक है। सक्रिय भागीदारी जिसकी राज्य में है, विधि निर्माण व न्याय के प्रशासन में भाग लेता है, उसको नागरिकता है यहाँ पर। और नागरिक के पास अवकाश होना जरूरी मानता है एरिस्टोटल। नागरिकों के गुण की बात करता है यहाँ पे कि विकसित बुद्धि का होना चाहिए, अवकाश होना चाहिए। नागरिकता से वंचित कर रखता है दास को, क्योंकि वो विवेक शून्य है, महिलाओं व बच्चों को क्योंकि उनका समय का अभाव के कारण, किसान मजदूर व कारीगरों को भी इससे बाहर रखता है क्योंकि उनका समय का अभाव है, काम में बिजी रहते हैं। और संपत्तिहीन व्यक्तियों को तो कोई बाहर रखता है नागरिकता से। अरस्तु का क्रांति सिद्धांत, उसकी किताब द पॉलिटिक्स में इसका जिक्र मिलता है। संविधान में होने वाला कैसा भी परिवर्तन आंशिक व्यापक क्रांति है, मतलब कोई भी चेंज हुआ है तो क्रांति है।
एरिस्टोटल का ये मानना है। पुरानी शासन व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था लाना वो भी क्रांति है। मात्रा में परिवर्तन तथा शासकों में परिवर्तन सभी क्रांति है। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट कर दिया तो वो भी क्रांति है, और जनता उठा के पटक दे पूरी गवर्नमेंट को, मतलब बाहर कर दे, तो वो भी क्रांति है एरिस्टोटल के अनुसार। समानता के बारे में एरिस्टोटल बात करता है कि दो प्रकार की, एक तो पूर्ण है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समानता है, और एक है अनुपातिक समानता। और जो संविधान में क्रांति के सिद्धांत है, इसमें वो कहता है क्यों होती है क्रांति, क्यों होती है। इसके बारे में अरिस्टोटल कहता है कि इनइक्वालिटी के कारण, असमानता के कारण, अन्याय के कारण और शासक वर्ग के व्यवहार के कारण इस तरीके से क्रांति होती है। और क्रांति रोकने के उपाय भी बताता है अरिस्टोटल। वो कहता है कि संविधान का पालन करना व लोगों को शिक्षा देना, संपत्ति या असमानता को कम करना, भ्रष्टाचार को रोकना, शासक वर्ग में आंतरिक कलह पर रोक, अगर ये सब लगा दी जाए तो क्रांति रुक जाएगी। दासता पर अरस्तू के विचार, दासों के दो प्रकार बताता है, एक तो परंपरागत है और एक वैधानिक है। जो परंपरागत है वो प्राकृतिक, जैसे जो जन्म से बुद्धिहीन है, और वैधानिक वो जो युद्ध में पराजित है, उनको दास बनाने की बात करता है। दासता का समर्थक है एरिस्टोटल। और दास विवेक शून्य है, स्वामी मालिक दास दोनों के लिए उपयोगी है, ये बात बोलता है, क्योंकि मालिक का काम बचेगा, जो ज़रूरी काम नहीं मानता जैसे अरस्तु, जैसे घर के काम है वो दास कर लेगा, और जो मालिक है वो अपने काम को यूज़ करेगा प्रोडक्टिव टास्क में। तो इस तरीके से वो दासता को ज़रूरी मानता है। प्रकृति ने ये नियम बनाया है कि श्रेष्ठ अधीनों पर शासन करे। दास के लिए उपयोगी है कि वह स्वामी के साथ रहते हुए नैतिकता प्राप्त कर सकता है। वह स्वामी के लिए इसलिए उपयोगी है कि दास घरेलू कार्य संभालते हैं, जिससे स्वामी के समय की बचत होती है, जिसे वह शासन कार्य में लगा सकता है। अरस्तु ने नैतिकता का विकास होने पर दासों को छोड़े जाने का भी समर्थन करता है, कि ये नहीं है कि कोई आजीवन वो रहेगा, दास रहेगा। अगर वो उसमें नैतिकता आ जाती है, बुद्धि विकसित हो जाती है, तो उसे दासता से मुक्त किया जा सकता है। न्याय पर अरस्तु के विचार, अपनी किताब द एथिक्स में वो इसका जिक्र करता है कि न्याय अधिकारों से संबंधित है। कानूनों व न्याय के बिना व्यक्ति निकृष्टतम पशु है, कि अगर न्याय ना हो सोसाइटी में और कानून ना हो तो आदमी पशु के समान है, ये बात बोलता है। न्याय व कानून ही व्यक्ति को पशुओं से अलग बनाते हैं। न्याय के दो प्रकार की बात करता है एरिस्टोटल, एक तो है सामान्य न्याय और एक है विशेष न्याय। सामान्य न्याय में आदर्श रूप है न्याय का, समाज के अन्य सदस्यों के साथ नैतिकता का व्यवहार करना व पालन करना अपने कर्तव्यों का, यह सामान्य न्याय के तहत आता है। और विशेष न्याय है, उसको भी दो भागों में बांट देता है एरिस्टोटल, एक तो है प्रतिकारात्मक और एक है वितरणात्मक। जो विशेष न्याय है, सामान्य न्याय को व्यवहार में लागू करना, वितरणात्मक न्याय है। और जो प्रतिकारात्मक न्याय है उसमें आता है उपचारात्मक न्याय, अन्याय को दूर करना, पूर्ण समानता के सिद्धांत पर आधारित न्यायाधीश व न्याय का क्षेत्राधिकारी, आधुनिक कानूनी न्याय व्यवस्था। जो विशेष न्याय के तहत प्रतिकारात्मक न्याय जो व्यवस्था की है एरिस्टोटल ने, जो उसके विचार दिए हैं, वो आधुनिक न्याय व्यवस्था से मिलते जुलते हैं। वितरणात्मक में आता है कि वस्तुओं व सेवाओं का वितरण समान अर्थव्यवस्था व प्रशासन पर लागू, विधि की अपेक्षा अनुपातिक समानता पर आधारित। यह कल्याणकारी राज्य का गुण है। समाजवाद में इस तरीके का देखने को मिलता है। अब आता है निकोलो मैकियावेली, जो आधुनिक राज्य की बात करते हैं ना, तो आधुनिक राज्य का जो सिद्धांत का प्रतिपादक है एक तरीके से, वो निकोलो मैकियावेली को माना जाता है। फ्लोरेंस टस्कन राजवंश में इनका जन्म हुआ था इटली में 3 मई 1469 को, और मृत्यु हो जाती है 1527 में। लिपिक के तौर पर कार्य करना प्रारंभ किया। इनके जो पिता थे वो बर्नार्डो थे, वो वकील थे एक। फ्रांस, रोम, इटली द्वारा 24 बार राजदूत नियुक्त किया गया था इन्हें अलग अलग जगहों पर। 512 में जेल में डाल दिया गया था इन्हें। राजनीति में धर्म का कोई कार्य नहीं है, वे पृथक रखना चाहते हैं धर्म और राजनीति को, और राज्य का नियंत्रण चाहते हैं कि राज्य का नियंत्रण हो धर्म के ऊपर एक तरीके से। राज्य के महत्व को दिखाने वाला पहला आधुनिक विचारक है। आधुनिक राज्य की जो बात करता है वो मैकियावेली है, और राज्य के महत्व को दिखाने वाला पहला आधुनिक विचारक है। इनकी किताब जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो द प्रिंस है, 1532 में इन्होंने लिखी थी। इनकी मौत के बाद ये पब्लिश हुई है। द डिस्कोर्स ऑन लेवाई, ये भी इनकी किताब है जो 1531 में आती है इनकी मृत्यु के पश्चात। द वॉर 1521 में। द आर्ट ऑफ वॉर, 2 आर्ट ऑफ वॉर किताब फेमस है, एक सुंजू की है और एक मैकियावेली की है। द आर्ट ऑफ वॉर 1521 में मैकियावेली ने लिखी। द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये 1535 में देखने को मिलती है, इनकी मृत्यु के पश्चात ही किताब देखने को मिलती है। मैक्सी कहता है कि मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक है, वैज्ञानिक है। प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक के तौर पर मैकियावेली को हम देखते हैं। मध्यकाल की परंपराओं की आलोचना करता है और नए आयामों पर प्रकाश डालता है। अग्नात्मक व ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया, जो आधुनिक पद्धति है इनको अपनाता है तुलना करने में।
अनुभव, पर्यवेक्षण व तुलना को आधार बनाकर करता है, वहाँ पर अपने ग्रंथों की रचना की है। शक्ति के महत्व को प्रतिस्थापित किया है। राज्यों को राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय माना है। ये राज्य केंद्रीय विषय है राजनीतिक विज्ञान का। धर्म व राज्य के संबंध को दिखाते हुए राज्य के द्वारा धर्म को नियंत्रित करने का विचार दिया। संप्रभुता आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का प्रमुख तत्व है। मैकियावेली के दर्शन पर इसका भी प्रभाव है। धर्म व राजनीति पर मैकियावेली के विचार को देखते हैं। गांधी कहते हैं कि धर्म राजनीति को नैतिक बनाता है, वह राजनीति का अटूट हिस्सा है धर्म, और मनुष्य नैतिक प्राणी बनता है धर्म के कारण। जबकि मैकियावेली कहते हैं कि धर्म राजनीति को अलग रखना चाहता है, वहाँ पर मैकियावेली अलग रखता है। नैतिक अनैतिकता से परे हटकर राज्य को कार्य करना चाहिए, ये बात मैकियावेली बोलते हैं। और राज्य की सुरक्षा सर्वोच्च है, ना कि धर्म की, एक तरीके से। मैकियावेली कहता है कि इतिहास का सबसे बदनाम विचारक है, मैकाले बोलते हैं कि मैकियावेली इतिहास का सबसे बदनाम विचारक है। अब शासक राजा को मैकियावेली बोलता है कि शासक राजा को लोमड़ी की तरह चालाक व शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए। राज्य सर्वश्रेष्ठ संगठन है, उस पर धर्म व नैतिकता की सीमाएं नहीं होनी चाहिए। मैकियावेली स्वभाव से ही मनुष्य को दुष्ट व भ्रष्ट मानता है, जिस पर नियंत्रण रखने के लिए सभी साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो राजा को लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए, ये बात मैकियावेली बोलता है। और मैकियावेली कहता है कि मनुष्य स्वभाव से दुष्ट व भ्रष्ट है, जिस पर नियंत्रण रखने के लिए सभी साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मानव स्वभाव पर मैकियावेली के विचार। दुष्ट प्रकृति का पशु है मानव, ये बात बोलता है मैकियावेली। स्वभाव से स्वार्थी मनुष्य, हर कार्य के पीछे स्वार्थ है। मानव भय से परिपूर्ण है, संपत्ति के प्रति विशेष लगाव है। मानव अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, पैतृक संपत्ति को नहीं, ये बात मैकियावेली बोलता है। किसी से प्रेम भी करता है तो भय व स्वार्थ छिपा होता है। शासक मनुष्य को डरा कर रखे व समय समय पर प्रलोभन दे, ये बात बोलता है। शासक प्रजा की संपत्ति का अपहरण ना करे, क्योंकि इससे क्रांति हो सकती है। मैकियावेली मानव स्वभाव का एक पक्षीय चित्रण करता है, यह आलोचना होती है ये इस बात से मैकियावेली की शासक को दी गई सलाह। निरंकुश शासक का पक्षधर है मैकियावेली, अपनी किताब द प्रिंस में इसका जिक्र करता है। शक्ति बढ़ाने के लिए नैतिक अनैतिक सभी साधनों का प्रयोग करना चाहिए। अधिकारों से अधिक शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। प्रजा को भयभीत करके रखना चाहिए। व्यक्ति प्रेम से ज्यादा भय से अधिक प्रेरित होता है, ये विचार रखता है मैकियावेली। शासक द्वारा छल कपट करने का सहयोग किया गया है। सैनिक शक्ति का विस्तार करना चाहिए व बाह्य आक्रमण का भय बनाकर रखना चाहिए। राज्य के कानूनों का कठोरता पूर्वक पालन करवाना चाहिए, उल्लंघन होने पर कठोर दंड देना चाहिए। राज्य की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सेना का निर्माण करें। प्रजा के बीच अपना आचरण गरिमापूर्ण बनाए रखना चाहिए। प्रजा की संपत्ति व स्त्री ना छीने। चापलूसों से दूर रहना चाहिए। योग्य मंत्रियों की नियुक्ति करें व उनसे सलाह लेनी चाहिए। प्रजा के बीच स्वयं धार्मिक व विद्वान होने का दिखावा करना चाहिए, ये बात मैकियावेली बोलता है शासक के लिए। काफी सटीक बैठती है वैसे। शासक को कला व साहित्य में रुचि लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाकर रखना चाहिए। अन्य क्षेत्र के निवासियों को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लेना चाहिए। भाई वर्तमान के जो शासक हैं उन पर भी ये सटीक बैठती है एक तरीके से। गैटल यहाँ पे कहता है कि मैकियावेली राज्य का सिद्धांत प्रतिपादन ना करके राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत प्रतिपादित करता है, और ये कहकर वे आलोचना करते हैं मैकियावेली की। मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है, ठीक है, चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। ये डैनिंग एंड जोन्स ने बोला है ये बात, अपने युग का। और जोन्स कहते हैं कि अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है मैकियावेली, और अपने युग का शिशु है, ये डैनिंग बोलते हैं। 15 से 16वीं शताब्दी में यूरोप और इटली में जो टाइम पीरियड था, वहाँ पर हमें पुनर्जागरण का काल देखने को मिलता है। इटली का राजनीतिक विभाजन होता है, 5 भाग में हो जाता है। तो इस सब के बीच मैकियावेली का उदय होता है एक तरीके से। तो आधुनिक राज्य का जनक माना जा सकता है यहाँ पर मैकियावेली को। राज्य को अपने सेंटर में रखता है अपने विचार के। गणतंत्रवाद पर मैकियावेली के विचार। द प्रिंस में राजतंत्र पर विचार देखने को मिलते हैं। द डिस्कोर्स ऑन लेवाई में गणतंत्रवाद पर विचार देखने को मिलते हैं। मैकियावेली प्रधानतः राजतंत्र का समर्थक है। अरस्तु के भांति शासन प्रणाली का वर्गीकरण शामिल किया है इसमें। राजतंत्र और गणतंत्र की बात करता है मैकियावेली। शासन प्रणालियों की उपयोगिता भिन्न सामाजिक आर्थिक प्रणालियों से अलग अलग होती है। शासन प्रणालियों की श्रेष्ठता स्थितियों पर निर्भर करती है, ये बात मैकियावेली बोलता है। इटली की परिस्थितियों को देखते हुए इटली के लिए गणतंत्र की अपेक्षा राजतंत्र को उपयोगी बताया मैकियावेली ने। सभी शासन प्रणालियों में गणतंत्र को श्रेष्ठ मानता है मैकियावेली। श्रेष्ठ तो वो गणतंत्र को मान रहा है, मगर परिस्थितियों के अनुसार राजतंत्र का समर्थन करता है।
जिन समाजों में सामाजिकता की भावना, आर्थिक समानता व राजनीतिक एकीकरण और धर्मपरायण जनता पाई जाती है, उन समाजों के लिए गणतंत्र उपयुक्त शासन प्रणाली है। ये बात बोलता है। अगर नहीं है तो राजतंत्र से भाई पेलो उनको पकड़ के, ठीक है। गणतंत्र के समर्थन करने के मूल्य जो है मूल कारण है, उनकी बात करते हैं कि जनता का बड़ा हिस्सा शासन संचालन में भाग लेता है। जनता की निष्ठा राजतंत्र की अपेक्षा गणतंत्र के प्रति अधिक प्रगाढ़ होती है। ये सब मैकियावेली बोलता है। इन सब कारणों से वो समर्थन करता है, मगर परिस्थितियों के हिसाब से बोलता है कि शासन व्यवस्था होनी चाहिए, राजतंत्र करे या गणतंत्र रहे। इस पे गणतंत्र में सत्ता परिवर्तन आसानी से होता है राजतंत्र की अपेक्षा। तो ये थे मैकियावेली के विचार। थॉमस हॉब्स, मेल्सबेरी का दैत्य कहा जाता है इन्हें। मेल्सबेरी साउथ कोस्ट यूके में इनका जन्म हुआ था 1588 में, और 1689 में इनकी मृत्यु हुई। इनके जन्म के समय आर्मेडा का युद्ध चल रहा था, और आर्मेडा का युद्ध यूके और स्पेन के बीच लड़ा गया था। जो थॉमस हॉब्स है वो एक अनुबंधवादी विचारक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करते हैं, और टोटल 3 अनुबंधवादी विचारक है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करते हैं। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जी जैक्स रूसो, ठीक है। मानव स्वभाव पर इन्होंने अपनी टिप्पणी की है। मानव स्वभाव के बारे में बताया थॉमस हॉब्स ने। मेल्सबेरी का दैत्य कहा जाता है इन्हें। राजतंत्र विरोधी आंदोलन चल रहा था, कॉम्बेल जो एक नेता थे उसके, उनकी अगुवाई में, और जो चार्ल्स फर्स्ट थे किंग ऑफ ब्रिटेन, थॉमस हॉब्स समर्थन करते थे उनका। और अराजकता का काल देखा हॉब्स ने उस टाइम पे। लेवियाथान इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस किताब है, जो इन्होंने अपने दोस्त गॉडोलियन को समर्पित की थी, जिसकी मृत्यु आर्मेडा के युद्ध में हुई थी। लेवियाथान का अर्थ है समुद्री दैत्य। जो काफ़ी फेमस किताबें हैं हॉब्स की, उनमें है ट्यूसिडाइस जो 1635 में लिखी गई। दी साइव है, एक डिसाइव है, वो 1642 में लिखी गई। डी कॉर्पोरे है, वो 1655 में लिखी गई। लेवियाथन है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो 1651 में लिखी गई, जिसमें उनका राजनीतिक दर्शन दिखता है और सामाजिक समझौते की बात करते हैं, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लॉज है, एलिमेंट ऑफ लॉ है यहाँ पे 1650 में लिखी गई थी। ये थॉमस हॉब्स की रचनाएं हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 अनुबंधवादी विचारक हैं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करते हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड जीन जैकस रूसो। अब यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करते हैं कि ये कहते हैं कि जो हॉब्स का सामाजिक समझौते का सिद्धांत है ना, उसे कहते हैं कि इस समझौते के सिद्धांत से राज्यों की उत्पत्ति हुई है। राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में व्यक्तियों का महत्व है काफ़ी ज़्यादा। राज्य व्यक्तियों द्वारा निर्मित संस्था है, ये बात हॉब्स बोलते हैं। हॉब्स राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन करता है कि भाई कहीं से दैवीय उत्पत्ति नहीं हुई है राज्य की, उसे इंसानों ने बनाया है, ये बात हॉब्स बोलते हैं। वो 3 अवस्था बताते हैं अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में राज्य की। एक तरीके से एक तो पहले वो जो पहली अवस्था है उसमें मानव स्वभाव का चित्रण करते हैं। मैकियावेली की भांति मनुष्य को बुरा प्राणी मानता है हॉब्स भी, कि मनुष्य बुरा है बाय नेचर। मनुष्य स्वार्थी व अहमवादी है, घमंडी है और उसमें लालच है, ये बात हॉब्स बोलते हैं। मनुष्य स्वार्थी व्यवहार से प्रेरित होकर संसाधनों पर कब्जे के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, जिससे संघर्ष उत्पन्न होता है। संघर्ष में शक्तिशाली विजयी होता है। मनुष्य खुद को शक्तिशाली बनाना चाहता है संसाधनों पर कब्जा करने के लिए। मनुष्य केवल 2 चीज़ों से प्रेरित होकर कार्य करता है, स्वार्थ व भय। परोपकार भी भय से जन्म लेता है। ये बात मानव स्वभाव के बारे में अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हॉब्स बताते हैं। फिर अब बात करते हैं वो प्राकृतिक अवस्था की, जिसमें राज्य की उत्पत्ति से पहले की अवस्था है। वो प्राकृतिक अवस्था में झगड़ालू स्वार्थी मनुष्य संघर्ष करते हैं। अराजकता की अवस्था है, मत्स्य न्याय चलता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, जो ज़्यादा ताकतवर है वो कमज़ोर को दबा देगा। प्रचलित मान्यता कोई भी कुछ भी प्राप्त कर सके, अपने पास रख सके, वह वस्तु उसकी थी, पावर के आधार पर। मनुष्य का जीवन खतरे में था, ज्ञान विज्ञान का विकास संभव नहीं था, मनुष्य आत्म केंद्रित था। ये व्यक्तिवाद पर आधारित है कि मनुष्य आत्म केंद्रित था। यहाँ पे प्राकृतिक अवस्था के अंदर ये सब चलता है। फिर सामाजिक समझौता होता है, संगठन का निर्माण जो कानून व्यवस्था बना सके, खतरा टाल सके, नियमों का संचालन हो सके, इसीलिए मनुष्य समझौता करते हैं। मनुष्य के अंदर आत्मरक्षा का भाव निहित है कि जान बची रहनी चाहिए, आत्मरक्षा का भाव निहित है। इसी प्रवृत्ति के कारण प्रत्येक मनुष्य ऐसा कार्य करना चाहता है जिससे उसकी रक्षा हो सके, ऐसे कार्य से बचना चाहता है जो उसके जीवन के लिए खतरा हो। आत्मरक्षा की प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने सामाजिक समझौता किया, ये थॉमस हॉब्स का कथन है। सामाजिक समझौते की जो संकल्पना है, उसकी विशेषता है वो ये है कि एक ही समझौते से राज्य व समाज दोनों की उत्पत्ति हुई, थॉमस हॉब्स के अनुसार। हॉब्स कहता है कि समझौता शासक और व्यक्ति के बीच ना होकर व्यक्तियों के बीच हुआ है, अतः शासक समझौते का भागीदार नहीं है। शासक की शक्ति
शक्तियां निरंकुश व असीमित हैं, कि मतलब लोग अपने में से एक को बनाएंगे और उसकी जो शक्तियां होंगी वो असीमित होगी, निरंकुश होगा वो शासक जो वो चुनेंगे। समझौते का अंतिम उद्देश्य जीवन की रक्षा करना है। शासक का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे। यदि शासक ऐसा नहीं कर पाता है तो व्यक्ति के पास शासक के खिलाफ विद्रोह करने, क्रांति करने की शक्ति प्राप्त है। वाहन एक विचारक को कहते हैं कि जिस प्रकार हफ्सी रातों रात अपना रंग नहीं बदल सकता, उसी प्रकार प्राकृतिक अवस्था में भी व्यक्ति रातों रात सामाजिक समझौता नहीं कर सकता। ये कह के आलोचना की जाती है सामाजिक समझौते की हॉब्स के वाहन द्वारा। संप्रभुता पर हॉब्स के विचार जो है वो इस प्रकार है, किसी राज्य की सर्वोच्च शक्ति आंतरिक व बाह्य तौर पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना है। तलवार के अभाव में समझौता शब्द मात्र है, ये हॉब्स ने कहा है कि मतलब ताकत भी होनी चाहिए एक राज्य के पास। ठीक है। संप्रभु शासक सभी प्रशासनिक शक्तियों का स्रोत है, सर्वोच्च न्यायाधीश है, ये हॉब्स कहता है। तो संप्रभु शासक की बात करता है और उसे ही न्यायाधीश बताता है। हॉब्स बोंदा की संप्रभु पर लगाए गए सभी अवरोधों और सीमाओं को हटा देता है। बोंदा एक विचारक थे, वो अपने जो संप्रभु था उस पर कुछ विरोध लगाते हैं, अवरोध लगाते हैं, जिससे वो मतलब एक अराजकता ना फैल जाए, एक तानाशाह ना बन जाए, मगर उन सीमाओं को हटा देता है हॉब्स। हॉब्स अलग से संप्रभुता पर कोई दर्शन प्रतिपादित नहीं करते हैं, बल्कि सामाजिक समझौते के क्रम में ही संप्रभुता का विचार निकलकर सामने आता है। हॉब्स का संप्रभु निरंकुश व सर्वोच्च है। संप्रभु की सत्ता विश्वव्यापी है, वह युद्ध तथा शांति का निर्णायक है। संप्रभु के विरुद्ध केवल आत्मरक्षा का ही अधिकार प्राप्त है व्यक्ति को। ये बात थॉमस हॉब्स करते हैं। व्यक्तिवादी दर्शन की बात करते हैं हॉब्स। वहाँ पे जो व्यक्तिवादी दर्शन है हॉब्स का, वो कहता है कि व्यक्ति से ही राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं यहाँ पर। आत्मरक्षा के लिए विद्रोह का अधिकार है। निरंकुशता व व्यक्तिवाद दोनों साथ साथ चलते हैं। सामाजिक समझौते के क्रम में राज्य को कृत्रिमी व मानव निर्मित संस्था बताया है। राज्य व्यक्ति के लिए साधन है। यदि राज्य व्यक्ति को सुरक्षा ना दे पाए तो व्यक्ति राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। राज्य को सीमित रूप में हॉब्स स्वीकार करता है, व्यक्तिवादियों की भांति। यहाँ पर एक किताब का जिक्र मिलता है, पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, जो सीबी मैकफर्सन ने लिखी थी। व्यक्तिवादी विचारक हैं वो, क्षमता व योग्यता और निजी संपत्ति की बात करते हैं वो अपनी इस किताब पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, जो सीबी मैकफर्सन ने लिखी है। अब जो एक काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल थॉट के अंदर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर, वो है जॉन लॉक। ठीक है। मॉडर्न डे के अंदर उदारवाद का पिता बोला जाता है जॉन लॉक को, और ये भी एक अनुबंधवादी विचारक है। उदारवाद का पिता बोला जाता है इन्हें। 9 अगस्त 1632 को इनका जन्म हुआ था। ये सॉरसेट शायर, रिंगटन, यूके के अंदर, और 1704 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है। एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे जॉन लॉक। 17वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश थिंकर है। अनुभववाद के माध्यम से विचारों को देखा इन्होंने। अनुभववाद का दार्शनिक व दृष्टिकोण इन्होंने प्रस्तुत किया, और अनुबंधवादी विचारक हैं ये भी एक। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और टीचर बने बाद के काल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ही। प्रजातंत्रवाद का समर्थन किया इन्होंने। उदारवाद है व्यक्ति व व्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व देता है उदारवादी विचारधारा जो है। इनकी जो किताब है उनमें टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट 1690, नागरिक शासन पर 2 निबंध, लेटर्स ऑन टॉलरेंस, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एंड एक किताब है सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। ये जॉन लॉक की प्रमुख किताबें हैं, जिनमें द टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट 1690 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सी कहते हैं कि लॉक को क्रांतिकारियों का दार्शनिक, मैक्सी ने लॉक को क्रांतिकारियों का दार्शनिक कहा है और क्रांतियों का दार्शनिक। सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है लॉक का, उसमें देखते हैं कि अपनी किताब टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में उन्होंने बताया है। वो भी 3 अवस्था की बात करते हैं, मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक समझौता। लॉक भी हॉब्स की तरह एक सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। मानव स्वभाव के बारे में बताता है कि सहयोगी है मानव, दयाशील है, प्रेम करने वाला है, सहानुभूति रखने वाला है। और प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक जो अधिकार है, संपत्ति, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इनकी बात करता है। और ये कहता है कि प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो तीसरी स्टेट है सामाजिक समझौते की, इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए समझौता करता है व्यक्ति। और उसने बोला है कि उसमें दया भावना भी है और प्रेम करने वाला भी है, दयाशील है, प्रेम करने वाला है, सहयोगी है, सहानुभूति रखने वाला है, मानव स्वभाव। मैकियावेली कहता है क्रूर है, हॉब्स भी कहता है कि भाई मैकियावेली सही बोल रहा है कि मानव क्रूर है। ठीक है। बट जॉन लॉक कहता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, बड़ा प्यारा है बंदा। ठीक है।
वो सामाजिक समझौता करता है वो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है लॉक, और उन पे किसी भी तरीके का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता है लॉक, जो है जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। लॉक होब्स के विपरीत मानव स्वभाव को अच्छा मानता है। मनुष्य एक अच्छा विवेकशील प्राणी है, अच्छे गुण हैं, दया, सहयोग, सहानुभूति उसके अंदर पाए जाते हैं। प्राकृतिक अवस्था मनुष्य के अच्छे मानव स्वभाव के कारण शांति व सहयोग की अवस्था है। 3 प्राकृतिक अधिकार मिलते हैं लोगों को, जिसमें वो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की बात करता है। प्राकृतिक नियम, दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो अपने लिए चाहते हो, इसकी बात जॉन लॉक करते हैं। सामाजिक समझौता, नियम बनाने वाली संस्था, लागू करने वाली संस्था, व्याख्या करने वाली संस्था तथा दंड का अभाव प्राकृतिक अवस्था में, मतलब एक ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो ये सुनिश्चित कर सके। ठीक है। अगर किसी के प्राकृतिक अधिकारों का हनन होता है या कोई नियम तोड़ता है, प्राकृतिक नियम तोड़ता है, तो क्या किया जाए, तो उसका दंड देने वाली संस्था का अभाव था, नियम बनाने वाली संस्था का अभाव था, लागू करने वाली संस्था का अभाव था। तो वहां पर इसलिए सामाजिक समझौता किया जाता है कि बचाया जा सके। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की आवश्यकता थी, इनका अभाव था। सरकार के 3 अंग हैं ये हमारे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इसी के कारण प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों ने सामाजिक समझौता किया, जिससे राज्य उत्पन्न हुआ। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की विशेषताएं क्या है जॉन लॉक के, उनकी देखते हैं कि व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों का त्याग नहीं करते हैं, सीमित हस्तक्षेप चलता है उसमें राज्य का, कि उनकी देख रेख की जा सके। तो सीमित राज्य की बात करते हैं यहाँ पे। व्यक्ति अपने ऊपर शासन करने का अधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज को देते हैं। शासन बहुमत व लोकतंत्र पर आधारित है। तो प्रजातंत्र की जो बात करते हैं जॉन लॉक, वो इससे सिद्ध हो जाती है। राज्य व सरकार में अंतर है। सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति होती है व उसके बाद उसके प्रबंधक के तौर पर सरकार की उत्पत्ति होती है। सरकार केवल राज्य की इच्छा पर निर्भर करती है। ये काफ़ी बड़ी बात जॉन लॉक बोलते हैं, जो कि सटीक बैठती है काफ़ी हद तक। उदारवादी राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जॉन लॉक। वहाँ पे वो कहते हैं कि स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, सीमित भूमिका की बात करते हैं राज्य की, और व्यक्ति को महत्व देते हैं। राज्य कृत्रिम व मानव निर्मित संस्था है उदारवादियों के अनुसार, इसलिए मानव हित में होनी चाहिए। जो राज्य है वो मानव हित में होना चाहिए। राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है। व्यक्ति को बेहतर स्थिति में रखना राज्य का कर्तव्य है। लॉक का राज्य जन सहमति पर आधारित राज्य है, शासक जनता का प्रतिनिधि है। लोक संविधानवाद व कानून के शासन पर आधारित राज्य का समर्थन करते हैं। लोक राज्य के सीमित कार्यों का लोक जो है राज्य के सीमित कार्यों का समर्थक है। आधुनिक उदारवादी राज्य की तरह लोक का राज्य भी सभी मतांतरों के प्रति सहनशील राज्य है। जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है, 3 प्राकृतिक अधिकार, संपत्ति का, जीवन का, स्वतंत्रता का अधिकार, ये जन्मजात प्राप्त होते हैं, राज्य वगैरह नहीं देता इन्हें, ये ऑलरेडी इंसान पैदा होता है इन्हें। इन अधिकारों में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। राज्य के प्रभाव व बंधनों से मुक्त अधिकार है, संविधानवाद पर आधारित है। संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं लोग वहां पर, कि संपत्ति पर अधिकार। लोग पहला विचारक है जो संपत्ति के अधिकार की प्रमुखता से बात करता है। वह एक प्राकृतिक अधिकार व सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मानता है संपत्ति के अधिकार को। और जो लॉक है वो 2 तरीके की संपत्ति की बात करते हैं संपत्ति के अधिकार की, एक सीमित है और एक व्यापक है। सीमित में धन संपदा व संसाधन आते हैं, व्यापक में धन संपदा, संसाधन, जीवन व स्वतंत्रता, संपत्ति, ये निजी संपत्ति सबके तहत आता है। आधार ये देते हैं वो इसके, कि निजी संपत्ति रखने का अधिकार व्यक्ति को और अधिक संपत्ति रखने के लिए प्रेरित करता है। इससे उत्पादकता बढ़ती है व समाज में समृद्धि आती है। निजी संपत्ति व्यक्ति के श्रम से पैदा होती है, अतः वह न्यायपूर्ण है और उस पर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। लोक का यह मानना है कि आर्थिक कार्यों से संलग्न व्यक्ति समाज विरोधी कार्यों से दूर रहेगा, जिससे समाज में शांति व व्यवस्था बनी रहेगी। निजी संपत्ति व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक तौर पर संतुष्टि प्रदान करती है व इससे व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है। निजी संपत्ति पर लोग कुछ सीमाएं भी लगाता है, कि कहता है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाकर संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं है। किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है। व्यक्ति को उतनी ही संपत्ति रखनी चाहिए जितनी का वह जीवन में सदुपयोग कर सके। अब जीन जैक्स रूसो की बात करते हैं। 18वीं शताब्दी के अंदर इनका बर्थ होता है 1712 में और इनकी मृत्यु होती है 1779 में। एक सम्मानित परिवार में इनका जन्म हुआ था, जिनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड में। और इन्होंने बाद में वेरस लेफ्स्योर से विवाह किया। 12 वर्ष की उम्र में घर से भाग गए थे। 1750 में इन्हें प्रसिद्धि मिली निबंध लेख के द्वारा। विज्ञान की प्रगति ने मानव की नैतिकता को भ्रष्ट किया था। इन अकेडमी ऑफ द जॉन,
वहाँ पर ये निबंध लिखते हैं, जिससे इन्हें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। जीन जैकस रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का आध्यात्मिक पिता बोला जाता है रूसो को। और रोमिनान विलेज में इनकी मृत्यु हुई थी। मनुष्य को भद्र पशु की संज्ञा दी है रूसो ने, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है, ये बात रूसो बोलते हैं। इनकी जो किताब है द न्यू हेलवॉइज द एमिल, ये 1762 में लिखते हैं, ऑन एजुकेशन। द कन्फेशंस, आत्मकथा है इनकी। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी 1755 में बात करते हैं इसकी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में रूसो इसे लिखते हैं। सामाजिक समझौता जो आता है, इसमें भी 3 तरीके की व्यवस्थाएं बताते हैं अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में 1762 में जो उन्होंने अपनी किताब पब्लिश की थी उसके अंदर। मानव स्वभाव की बात करते हैं, मनुष्य अच्छा भी है और बुरा भी है, सहानुभूति, आत्मप्रेम, भद्र पशु है, उसके अंदर ये गुण भी है, साथ के साथ उसमें बुराई भी है। प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं कि सामाजिक समझौते से पहले भी एक अवस्था, पहले की अवस्था है प्राकृतिक अवस्था, वह अवस्था बनती है जिसके कारण सामाजिक समझौते की आवश्यकता पड़ती है। जो प्राकृतिक अवस्था के अंदर कुछ ऐसे घटनाएं घटित होती है जिससे एक सामाजिक समझौते की जरूरत महसूस होती है, जिसके चलते बाद में सामाजिक समझौता किया जाता है। प्राकृतिक अवस्था को भी यहाँ पे रूसो 3 भागों में बांट देते हैं अपनी, जिसमें वो आदिम प्राकृतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो वो बताते हैं कि क्या सिचुएशन बनी जिसकी वजह से सामाजिक समझौते की जरूरत पड़ी थी। एक आदिम प्राकृतिक व्यवस्था है जिसमें स्वतंत्रता, शांति व प्रेम व नैतिकता है। मध्यवर्ती जो अवस्था है उसमें निजी संपत्ति का उद्भव होता है, कला विज्ञान का विकास होता है, जिसके चलते लोगों में नैतिकता का अभाव हो जाता है, पैसे के पीछे भागने लगते हैं, फैक्ट साइंस इनको ही मानने लगते हैं एक तरीके से, तो नैतिकता का अभाव हो जाता है। फिर एक दमन व अत्याचार की व्यवस्था आती है कि संघर्षों की स्थिति और इसे जीवन खतरे में पड़ जाता है, और यहाँ से इस खतरे को समाप्त करने के लिए, जीवन को खतरे से उभारने के लिए मानव सामाजिक समझौता करता है। स्वतंत्रता को वापस प्राप्त करने के लिए प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा दिया गया रूसो द्वारा। समझौता नैतिक मानव की आशा पर आधारित था कि विज्ञान व कला से पूर्व की अवस्था को दोबारा प्राप्त किया जा सके। जो आदिम प्राकृतिक अवस्था है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के द्वारा, जो सामाजिक समझौते द्वारा वापस वहां पे पहुंचना है जहाँ पे स्वतंत्रता, शक्ति और स्वतंत्रता, शांति व प्रेम और नैतिकता है। आदिम प्राकृतिक अवस्था में वापस जाना चाहता है। ये समझौता नैतिक मानव की आशा पर आधारित था कि विज्ञान व कला से पूर्व की अवस्था को दोबारा प्राप्त किया जा सके। प्राकृतिक अवस्था की मूल समस्याएं, इसको रूसो बताता है कि प्राकृतिक अवस्था की मुक्त स्वतंत्रता संपत्ति व सभ्यता के विकास के बाद समाप्त हो गई थी। जो स्वतंत्रता वगैरह है, जैसे जैसे विकास हुआ प्राकृतिक अवस्था में, जो मध्यवर्ती अवस्था में आके ये सब समाप्त हो गई थी। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक वैकल्पिक समाज का निर्माण किया जाए। मानव स्वभाव को वापस प्राप्त करना, समाज और संस्थाओं द्वारा भ्रष्ट मानव समाज को वापस सही राह पे लेके आना, तो ये उसका मोटिव रहा है। सामाजिक समझौता 2 पक्षों के बीच में, ये बात यहाँ पे रूसो बोलता है। मनुष्य एक तो व्यक्ति के तौर पे करता है, एक इंडिविजुअल के तौर पे करता है, और एक सामूहिक तौर पर समझौता करता है, एक समुदाय के, एक सोसाइटी के तौर पर समझौता करता है। विज्ञान, कला व निजी संपत्ति के कारण युद्ध संघर्ष की स्थितियों के अंत के लिए रूसो सामाजिक समझौता करता है। समझौते में सभी व्यक्ति भाग लेते हैं। सभी व्यक्ति अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को समर्पित ना करके संपूर्ण समाज को अर्पित करते हैं। समझौता लोगों के निजी स्वरूप व सामूहिक स्वरूप के मध्य हुआ है, जिसमें किसी की हानि नहीं, लाभ निहित है। सामाजिक समझौते से उत्पन्न राज्य को सामान्य इच्छा, जनरल विल कहा गया है। तो जनरल विल की जो बात करते हैं वो रूसो करते हैं कि जो सामाजिक समझौता होगा ना, जो उससे उत्पन्न राज्य होगा, उसे सामान्य इच्छा कहा गया है। संप्रभुता की अभिव्यक्ति सामान्य इच्छा में ही होती है, ये बात भी रूसो बोलते हैं। सामाजिक समझौते की विधि होब्स के भांति, परंतु उसका तत्व लॉक के भांति है रूसो के केस में। कि होब्स से तो वो लेते हैं कि व्यक्तियों ने अपने अधिकार राज्य को सौंप दिए, ये बात बोलते हैं। निरंकुश, शक्तिशाली व असीमित वो आता है, शासक आता है। फिर लॉक कहते हैं कि सामूहिक इच्छा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं। सरकार को एक मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है कि जो सरकार है वो मतलब करता धरता नहीं है, राज्य रहेगा, वो बस उसका प्रबंधन करेगी, उसे चलाएगी। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है रूसो के, उसके उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? अराजकता की समाप्ति करना व आदिम प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता को प्राप्त करना। समानता के लिए व्यक्ति संपूर्ण अधिकार व शक्तियां राज्य को सौंप देता है। समझौता एक निरंतर चलने वाली व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति सामान्य इच्छा में निरंतर भाग लेता रहता है, ये बात रूसो करते हैं। राज्य दमनकारी व स्वतंत्रता विरोधी नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य जो है कि दमनकारी व स्वतंत्रता विरोधी नहीं हो सकता, ये बात रूसो बोलते हैं। संप्रभुता पर जो रूसो के विचार है, सॉवरेनिटी पर, उसे बोलते हैं कि रूसो
कहते हैं कि लोकप्रिय संप्रभुता का विचार रखता है वह सामान्य इच्छा पर निर्भर है, समाज की भलाई की इच्छा। असीमित, अदय, अविभाज्य व कभी भी त्रुटि न करने वाली संस्था का उद्भव सामाजिक समझौते द्वारा होता है। जो राज्य हितों के विरुद्ध व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता जिसमें व्यक्तिगत हित से सामूहिक हित सदैव ऊपर रहेंगे, ये बात रूसो बोलते हैं। एक आदर्शवादी संकल्पना है सामान्य इच्छा, जनरल विल जो है एक आदर्शवादी संकल्पना है कि सभी इच्छाओं का योग है जनरल विल एक तरीके से। मैक्सी कहते हैं कि रूसो प्रकृति का शिशु है। जो सामान्य इच्छा है उसमें भी रूसो दो पार्ट में उसे बांटते हैं, रियल विल और एक्चुअल विल। रियल विल में वो कहते हैं कि सामूहिक भलाई सभी के कल्याण की इच्छा आती है, और एक्चुअल विल में आता है स्वार्थ। रियल विल का योग ही जनरल विल है, टोटल ऑफ रियल विल्स इज जनरल विल, ये बात रूसो बोलते हैं। समानता पर रूसो के जो विचार है वो देखने को मिलते हैं उनकी किताब डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन्स ऑफ बेसिस डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन 1754, ये किताब लिखी उन्होंने। उसमें उनके समानता पर विचार देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव दया व आत्मरक्षा के भाव से प्रेरित था, किंतु सभ्यता के विकास के साथ ही प्रतिस्पर्धा के कारण स्वार्थपूर्ण संघर्ष उतरे, जिसे एमोर प्रॉपर्टी की संज्ञा दी गई है, के कारण असमानता को बढ़ावा मिलता है। जो एमोर प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया गया है उसका अर्थ है कि स्वार्थपूर्ण प्रतिस्पर्धा। मालिक दास शासक शासित के भेदभाव को खत्म करने पर रूसो बल देता है। महिलाओं के लिए समान शिक्षा के अधिकार का समर्थन किया है रूसो ने। राज्य प्रदत्त नागरिक अधिकारों की बात कही गई है तथा आर्थिक समानता के भावों को सामने रखने का प्रयास किया है। नागरिक स्वतंत्रता की बात करता है रूसो। दास प्रथा की आलोचना की है। स्वतंत्रता पर अपने विचार रखते हुए रूसो ने सामान्य इच्छा की पालना को ही स्वतंत्रता बताया है। जो जनरल विल है उसका पालन करना ही स्वतंत्रता है अकॉर्डिंग टू रूसो। लोकतंत्र पर रूसो के विचार इस प्रकार है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है रूसो, वैसे कि रूसो कहता है कि समुदाय को महत्व देता है, सामान्य इच्छा समुदाय के कल्याण की इच्छा है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। जनमत संग्रह लोकतंत्र की बात करता है। रूसो का लोकतंत्रीय विचार सामाजिक इच्छा के विचारों में केंद्रित है। जेरेमी बेंथम को देखते हैं। 18वीं से 19वीं शताब्दी के विचारक रहे हैं वो। उदारवादी व्यवस्था की बात करते हैं। एक ब्रिटिशर थे वो। उपयोगितावाद का सिद्धांत देते हैं वो, ठीक है। जे एस मिल के गुरु थे जेरेमी बेंथम। इनका जन्म 1748 में हुआ था और मृत्यु 1832 में हुई थी। जो उपयोगितावाद का सिद्धांत इन्होंने दिया वो बात करता है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इसकी बात करते हैं वो। पर वो इन्होंने क्या है, उपयोगितावाद का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक नहीं थे। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसे अव्यवस्थित किया। तो पहले व्यवस्थित प्रतिपादक है उपयोगितावाद के बेंथम। उनकी किताब है फ्रैगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, एन इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, प्लान ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। ये सारी उनकी प्रमुख किताबें हैं जेरेमी बेंथम की। उपयोगितावाद मैं बता चुका हूँ आपको, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की बात करता है। ये कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्यों को दो संप्रभु स्वामियों के अधीन रखा है, एक तो सुख है और एक दुख है। प्रत्येक वह कार्य अच्छा है जो सुखों को बढ़ाए व दुखों को कम करता है। बेंथम तर्क व कानून के द्वारा सुख की इमारत खड़ी करना चाहता था। बेंथम ने सुखों को मात्रात्मक माना है, यानी उन्हें मापा जा सकता है। और सुखों के मापन के लिए सुख कलन पत्र इसका ये बनाया उन्होंने, और उसे मतलब फेलिसिफिक कैलकुलस कहा जाता है, ये तैयार किया। मिस्र का इतिहास लिखने जैसे महान कार्य से प्राप्त सुख व जुआ खेल कर प्राप्त सुख समान है मात्रात्मक रूप से। मतलब ये देखते हैं कि सुख मिला ना, कैसे मिला, क्यों मिला, वो जो मिलने के कारण है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सुख मिला और उसकी मात्रा को समान बताते हैं कि मिस्र का इतिहास लिख दिया तो बराबर सुख मिला जुआ खेलने से जितना सुख मिला। तो बाद में जो इनके चेले हैं जे.एस. मिल वो इस चीज़ का खंडन करते हैं। मगर अभी सुख मापन की सात आधार बताए हैं जेरेमी बेंथम ने। एक बताया तीव्रता, दूसरा बताया समयावधि या स्थायित्व, ये कितनी देर तक रहता है। एक निश्चितता, एक निकटता, एक उर्वरता, एक शुद्धता और एक विस्तार। जो ये ऊपर के 6 तीव्रता, समयावधि, निश्चितता, निकटता, उर्वरता और शुद्धता, ये व्यक्तिगत सुख मापन मिलता है यहाँ से। और जो विस्तार है वो समुदाय के स्तर पर सुख मापन का आधार है। बेंथम के अनुसार यदि सुखों की मात्रा समान हो तो पुष्पिन खेलना भी उतना अच्छा है जितना कविता पाठ करना। सुख दुख के 4 स्रोत बताता है वो। शारीरिक स्रोत जिसमें मनुष्य का अच्छा बुरा व्यवहार शामिल है। राजनीतिक स्रोत जिसमें दंड अधिकार ये सब शामिल है। नैतिक स्रोत जिसमें मदद करना, किसी की सहानुभूति रखना, ये सब शामिल है। और धार्मिक या दैवीय स्रोत जिसमें कर्म कांड या आचरण रखना वो सब आता है।
उपयोगितावाद सुखों दुखों की मात्रा पर निर्भर है। और बैंथम के राज्य पर विचार है कि एक कृत्रिम संस्था है राज्य। व्यक्तियों के समूह ने राज्य का निर्माण किया है सुखों के स्तर को बढ़ाने के लिए। व्यक्ति राज्य से अधिकार प्राप्त करता है, प्रत्येक वह राज्य ठीक है जो सुख प्रदान करता है। राज्य उपयोगितावादी संस्था है, ये बात जेरेमी बेंथम बोलते हैं। राज्य के 4 कार्य हैं सुख बढ़ाने के लिए, जो जेरेमी बेंथम बताते हैं कि जीवन सामग्री के तौर पर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, संपन्नता जैसे शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, और चौथा है समता स्थापित करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात भी वो इसके अंदर करते हैं। शासन प्रणाली पर बेंथम के विचार इस प्रकार है कि राज्य व शासन में अंतर है। राज्य संपूर्ण जन समुदाय है। राज्य की शक्ति कानून निर्माण की अंतिम शक्ति है। सरकार राज्य के अंतर्गत छोटा सा समूह है जो राज्य की इच्छाओं का क्रियान्वयन करता है, कि राज्य कैसे काम करना चाहता है उस काम को सरकार करती है, और जबकि राज्य उससे ऊपर है, उसके अंदर एक छोटा समूह सरकार है। ये बात बेंथम बोलते हैं। शासन प्रणाली का आधार उपयोगितावाद होना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, ये बात जेरेमी बेंथम बोलते हैं। तो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं जेरेमी बेंथम, ऐसा बोला जाता है। समानता पर बेंथम के विचार। सुखवाद में समानता के आधार की तुलना की है। बेंथम के अनुसार समानता एक राजनीतिक शुभ है, पॉलिटिकल गुड है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ समान व्यवहार का अच्छा तरीका है राजनीतिक सुधार, ये समानता। ठीक है, अब बात करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की, जेएस मिल की। 1806 में इनका जन्म हुआ और 1873 में इनकी मृत्यु होती है लंदन यूके के अंदर। 19वीं शताब्दी के ये ब्रिटिशर थिंकर हैं। एक जेम्स मिल एंड जो बेंथम है इनको कठोर अनुशासन में रखते हैं, पढ़ाई लिखाई करवाते हैं इनकी। तो जेरेमी बेंथम गुरु है जॉन स्टुअर्ट मिल के, और जेम्स मिल पिता है इनके। ठीक है, तो पिता भी पॉलिटिकल थिंकर थे, बेटा भी पॉलिटिकल थिंकर है। 16 साल तक घर में रहा, दुनिया से कटा रहा जो जेएस मिल। उपयोगितावादी समाज की स्थापना की बात करता है, और हैरियट टेलर से इन्हें प्यार हुआ 25 वर्ष की आयु में, मगर वो एक शादीशुदा महिला थी, काफ़ी बड़ी थी उनसे उम्र में। तो 50 वर्ष का हुआ जेएस मिल, उनके पति की मृत्यु के पश्चात हैरियट टेलर से शादी करता है। 1865 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य बना, और महिला अधिकार और किसान हित की बात करता है जेएस मिल। जो ग्लैडस्टोन थे, ब्रिटिश पीएम थे उस वक्त के तत्कालीन, वे कहते हैं कि जब मैं मिल को संसद में सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी संत को सुन रहा हूं। उनकी किताब है ऑन लिबर्टी, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 16 साल तक जो बंदा कैद रहा है वो अपनी ज़िंदगी में स्वतंत्रता को ज़रूर महत्व देगा। तो उनका जो पूरा विचार देखने को मिलता है ना, तो उसमें स्वतंत्रता कोर में है, लिबर्टी कोर के अंदर है। उनकी जो और किताबें हैं उसमें है सिस्टम ऑफ लॉजिक 1843 में लिखी गई, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में, ऑन लिबर्टी 1859 में जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861, द सब्जेक्शन ऑफ वुमन 1869, और ये यूटिलिटेरियनिज्म उपयोगितावाद, इस पर निबंध लिखते हैं 1861 में। तो जो उपयोगितावाद के व्यवस्थित प्रतिपादक हैं वो तो है जेरेमी बेंथम, मगर अगर निबंध पूछ ले एग्जाम में कि निबंध किसने लिखा है उपयोगितावाद के ऊपर, तो उसका आंसर होगा जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल। उनके स्टूडेंट हैं ये बेंथम के। स्वतंत्रता पर विचार रखते हुए कहते हैं कि मनुष्य शरीर, मस्तिष्क व आत्मा से संप्रभु है। स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण आदर्श है, व्यक्ति व समाज दोनों के लिए आवश्यक है। व्यक्ति मिलकर समाज बनाते हैं, व्यक्तियों के अधिकतम विकास पर आधारित व उन संप्रभु बनाता है, व्यक्तित्व का विकास करता है। स्वतंत्रता का अधिकार। मिल समाज की यंत्रवादी व्याख्या करता है। एक यंत्र अपने पुर्जों का सामूहिक नाम है। जैसे पेन है, पेन का लाइक ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट जो है ये अलग है, इसके अंदर का जो सिक्का है, रिफिल है, वो अलग है, ये कैप अलग है उसकी, ये सब मिल के एक पेन बनाते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये इंडिविजुअल पेन नहीं है। तो ये बात मिल यहाँ पर बोलते हैं कि एक यंत्रवादी व्याख्या करते हैं राज्य की। एक यंत्र अपने पुर्जों का सामूहिक नाम है, पुर्जों से अलग यंत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार समाज का मनुष्यों के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, ये बात मिल बोलते हैं। स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता की बात करते हैं वो एक तो, और दूसरा कहते हैं कार्य की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता में मिल कहते हैं कि असीमित स्वतंत्रता होनी चाहिए बंदे को, विचार की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पागल व्यक्तियों को भी विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक स्व संबंधी कार्य जिसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करता, कि खुद से कोई काम कर रहा है, कार्य की स्वतंत्रता है उसमें। एक तो खुद से संबंधित कार्य है कि उसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और एक पर संबंधी कार्य है कि कोई और वो कार्य कर रहा है और मैं उसके काम में डंगा डाऊं, तो वहां पे राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। ये बात मिल बोलते हैं। विचारों के अनुरूप कार्य करना, कार्य की स्वतंत्रता के अभाव में विचार की स्वतंत्रता अधूरी है, ये बात मिल बोलते हैं। उपयोगितावाद में संशोधन।
अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के उपयोगितावाद को स्वीकार किया है। मात्रात्मक अंतर के साथ गुणात्मक अंतर भी सुखों में होता है, ये बात मिल बोलते हैं। एक होता है उच्च नैतिक वाले और एक निम्न जो भौतिक होते हैं। उच्च जो गुण होते हैं, सुख होते हैं, उच्च वाले गुण, हायर लेवल के सुख, वो होते हैं नैतिक, मोरालिटी पर आधारित। जैसे आपने किसी की मदद कर दी, जो उससे सुख मिला वो एक अच्छा, आत्मा को शांति मिलती है। एक भौतिक सुख है जो खा के किसी को मिलता है, लाइक किसी गाड़ी में घूम के बड़ी गाड़ी ले ली उससे जो मिला। ये जेएस मिल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आता है कि गुणात्मक अंतर भी है सुखों में होता है। व्यक्ति को निम्न सुखों के बजाय उच्च सुखों की प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ये बात बोलते हैं जेएस मिल। बेंथम से असहमत है, सुखों का मापन संभव नहीं है। ये बात बोलते हैं कि भाई मेरे जो गुरु जी हैं वो तो जो फेलोशिप कैलकुलस बना दिया उन्होंने, शुक्लन पत्र बना दिया, मैं वो नहीं मानता कि उससे नापे जा सकते हैं सुख, तो गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है। बेंथम ने सुख व दुख के सारे स्रोत बाहरी बताए हैं, लेकिन मिल आंतरिक स्रोत भी बताता है। कर्तव्य पालन की भावना, ये सारे जो गुण हैं नैतिकता आधारित, वो वहाँ पे जेएस मिल बोलते हैं। बेंथम कहते हैं कि सारे बाहरी होते हैं। स्वतंत्रता को उपयोगिता का आधार समझने का प्रयास किया, बेंथम ने किया। वहीं मिल स्वतंत्रता को अलग रखता है उपयोगितावाद से। जो उपयोगितावाद है उसमें मर्ज कर दिया स्वतंत्रता को बेंथम ने, ठीक है, और स्वतंत्रता को उसका आधार समझने की कोशिश की है। वहीं पे जो जेएस मिल है वो स्वतंत्रता को अलग रखते हैं उपयोगितावाद से। लोकतंत्र पर विचार रखते हुए कहते हैं कि सर्वोत्तम शासन प्रणाली माना है व उनके सुधार सुझाए हैं। मतलब प्रणाली तो सर्वोत्तम मान लिया, मगर कुछ सुधार भी उन्होंने कहे हैं कि विधि निर्माण संसद के द्वारा ना होकर एक समिति के द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें जनप्रतिनिधि शामिल हो व योग्यता पर आधारित अधिकारी भी शामिल हो। संसद समिति के कार्यों का निरीक्षण करे। मताधिकार पर शिक्षा व संपत्ति की सीमा होनी चाहिए, लगाने का पक्षधर है कि भाई अभी जैसे हमारे यहाँ पे कोई भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वोट दे सकता है, ओके। मतलब अपराधियों को छोड़ के, जो मानसिक दिवालिया है उनको छोड़ के 18 साल से ऊपर का हर बंदा वोट दे सकता है, मगर वो स्कूल ना गया हो कभी, डजेंट मैटर, वो वोट कर देगा, ठीक है। तो जो मिल है वो कहते हैं कि भाई शिक्षा और संपत्ति की सीमा लगाने का वो पक्षधर है कि एक जैसे एक साइड कर दिया इसके पास 2 लाख तक की संपत्ति और 10th मिनिमम पढ़ी है, वही व्यक्ति वोट कर सकता है। तो फिल्टर कर दिया उसने कि ये सोच के कि अब वो बेहतर लोग हैं जो बेहतर लोगों को चुन सकते हैं, ओके। तो ये बात करते हैं वहाँ पे। वो मताधिकार को अनिवार्य बनाने की बात करते हैं कि भाई जिनको मताधिकार का अधिकार मिल गया है ना, वो 100% वोटिंग हो, अदरवाइज उनसे उनका अधिकार छीन लिया जाए सामान्य परिस्थितियों में। खुले मतदान के पक्षधर है वो, मतदान पवित्र कर्तव्य है, ये बात वो बोलते हैं। महिला मताधिकार का समर्थन करते हैं। अल्पसंख्यक सुरक्षा के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व वाली बात। स्वतंत्रता जनप्रतिनिधि का समर्थन पार्टियों से अलग, कि स्वतंत्र जनप्रतिनिधियों का समर्थन करना चाहिए, पार्टियों से बंधे लोगों का नहीं, कि अब हम पार्टी लाइन से बंध गए तो बड़ी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्रिमिनल को उतार रहा है। अभी यही तो दिक्कत हो रही है। जो राजनीतिज्ञ आ रहे हैं अभी राजनीति के अंदर, उनका जो लेवल है वो गिरता जा रहा है नेताओं का, एक तरीके से। राजनीतिज्ञ नहीं बोलूँगा, नेता बोलूँगा, जो राजनेता है उनका स्तर गिरता जा रहा है। अब ये है कि पूरा अपराधीकरण हो गया राजनीति का। जो नारीवादी विचारक के तौर पर मिल को देखा जाता है, तो मिल यहाँ पे यूके में 1940 से अधिक की महिलाओं को मताधिकार की बात करते हैं। 1919 में 40 वर्ष से अधिक की महिलाओं को मताधिकार मिलता है यूके में, और 1929 में सभी महिलाओं को मताधिकार मिल जाता है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो अब महिला मताधिकार का समर्थन करते हैं मिल। वहाँ पे लैंगिक न्याय समर्थन की बात करते हैं, लैंगिक न्याय की बात करते हैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए महिला पुरुष के बीच में। समान अधिकार के समर्थक है, लिंग समानता की बात करते हैं। अधिकारों से व्यक्तित्व का विकास व आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, ये बात कहते हैं वो। परिवार में समानता तथा लोकतांत्रिक समाज का निर्माण होगा नारियों को शामिल करने से, ये बात वो बोलते हैं। सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अधिकार के पक्षधर है वो महिलाओं के। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। 19th सेंचुरी जर्मनी में जो इनका जन्म मतलब देखने को मिलता है, वहाँ पर 1818 में इनका जन्म होता है। 1883 इनका मतलब जीवन समाप्त हो जाता है एक तरीके से। ये यहूदी परिवार में इनका जन्म होता है। 1845 में ये ब्रिटेन मूव कर जाते हैं, ठीक है। बॉन एंड बर्लिन यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की। कैपिटलिज्म के विरोध में इन्होंने अपना विचार रखा। वहाँ पे ट्रियर जो शहर था जर्मनी का, वहाँ पर ये इनका जन्म होता है। और फिर ये हीगल के जो दर्शन का है ना प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा। यंग हिगेलियन स्कूल ज्वाइन किया इन्होंने वहाँ पर। और फ्रेडरिक एंगल्स जो एक ब्रिटिश उद्योगपति के साथ काम किया बाद में, और औद्योगिक संरचना के प्रारूपों को समझने का प्रयास किया। जो इनकी किताबें हैं उनमें दास कैपिटल एक प्रमुख किताब है जो 3 खंड में उपलब्ध है।
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स और एंगल्स ने लिखी है 1848 में। द सिविल वॉर इन फ्रांस 1871, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द जर्मन आइडियोलॉजी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये किताब इन्होंने लिखी है। लोगों को पूंजीपतियों को समझकर समाजवादी विचारक इसके तहत आते हैं। रॉबर्ट ओवेंस एंड चार्ल्स फ्यूरियर, ये थे कुछ पहले के समाजवादी विचारक थे। ये कहते थे कि हम है ना पूंजीपतियों को समझा बुझा कर है ना समाजवादी व्यवस्था लेके आ जाएंगे, ठीक है। जो रॉबर्ट ओवेंस ये सब थे। कार्ल मार्क्स इन सबको कहते हैं कि भाई ये स्वप्न लोक के समाजवाद है, सपने में जी रहे हैं, सपना देख रहे हैं, वो लोग समझने बुझाने से नहीं आएंगे। अब आप भाई अरबपति हो, मैं आपके पास आया कहूँ कि यार अपनी है ना प्रॉपर्टी दान कर दो, आप भाई अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाओगे, मेरे को लात मार के बाहर निकाल दोगे, ये पागल घुसाया, आने मत देना इसे, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं भाई ये सपने में जी रहे हैं, क्रांति आवश्यक है समाजवाद के लिए, और क्रांति को आवश्यक मानते हैं हम कार्ल मार्क्स, और कहते हैं कि हिंसक क्रांति भी हो जाए एक बार में कोई दिक्कत नहीं है, मगर बाद में जब ये कन्फ्लिक्ट से एस्टैब्लिश हो जाएगा ना समाजवाद, वो बेहतर होगा, एक साम्यवादी व्यवस्था आ जाएगी। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं वो, डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म की, ये एक परिवर्तन प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत छिपा हुआ है, दार्शनिक आधारशिला असमाजवाद की है ये, और जगत अपूर्ण है वह इसके पूर्ण बनाना है, इस कारण से निरंतर परिवर्तनशील है जगत, मतलब निरंतर परिवर्तन चलता रहता है। व्यवस्था के अंतर विरोध के कारण परिवर्तन प्रक्रिया श्रेष्ठ की प्राप्ति तक बनी रहेगी, मतलब दो विचार है वो आपस में भिड़ेंगे, जो सा स्ट्रॉन्ग और सही विचार होगा वो बचेगा, यार नियरली सही विचार के पास होगा, फिर उसमें अंतर विरोध होगा, वो तब तक चलती रहेगी जब तक बेस्ट निकल के ना आ जाए। ओके, ये यहाँ पे डायलेक्टिक मेटलिज्म में निकल के आता है। परिवर्तन निम्न से उच्चतम की ओर हमेशा होते हैं, ये बात बोलते हैं। मार्क्स ने विश्व के विकास के 3 स्तर बताए हैं, वाद थीसिस, प्रतिवाद एंटीथीसिस, और संवाद सिंथेसिस। वाद में एक्शन होता है, प्रतिवाद में रिएक्शन होता है, और संवाद में रिजल्ट निकल के आता है, जो श्रेष्ठतम व आदर्श व्यवस्था आने तक चलता रहेगा ये। और आदर्शवादी जो व्यवस्था है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग वो है साम्यवाद, साम्यवादी आदर्श व्यवस्था की बात करते हैं वो। ऐतिहासिक भौतिकवाद, आर्थिक निर्धारणवाद, इस पर मार्क्स का विचार है कि मार्क्स के अनुसार जब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रयोग मानव समाज की ऐतिहासिक सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए किया जाता है तो उसे ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं। आर्थिक कारकों का निर्णायक माना जाता है, इसमें क्या होता है कि आधारभूत संरचना के विकास क्रम को निर्धारित करता है, ये आर्थिक कारकों का निर्णायक मानता है। क्यों है? क्योंकि आधारभूत संरचना के विकास क्रम को निर्धारित करता है। मार्क्स के अनुसार आधारभूत संरचना ही आधारित संरचना का स्वरूप तय करती है, कि अंडरलाइंग जो चीज होगी ना उसके ऊपर क्या बनने वाला है वो उससे ही सेट होगा, ठीक है, वो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। जिसका उत्पादन प्रणाली पर नियंत्रण होगा वही वर्ग राज्य संविधान कानून आदि संरचनाओं का स्वरूप तय करेगा। ये जो आधारभूत संरचनाएं हैं, उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन होते ही आधारित संरचनाएं स्वतः बदल जाएंगी। अगर जो अंडरलाइन चीज है ना, अगर वो चेंज कर दी जाए, उत्पादन की जो प्रणाली है वो बदल दी जाए, तो जो ऊपर उस पर डिपेंड थी ना वो अपने आप चेंज हो जाएंगी। मार्क्स ने समस्त सामाजिक विकास को उत्पादन की प्रणाली का ही विकास बताया है। मानव समाज के ऐतिहासिक विकास के 5 चरण बताए हैं। एक आदिम साम्यवादी अवस्था जिसमें निजी संपत्ति है, परिवार, विवाह, वर्ग विभाजन का अभाव है, मतलब इनका निजी संपत्ति, परिवार, विवाह, वर्ग विभाजन इनका अभाव है आदिम साम्यवादी अवस्था के अंदर। अब दास अवस्था बताता है कि निजी संपत्ति, परिवार, वर्ग विभाजन का इसमें उद्भव हो जाता है, वर्ग हो जाता बदल जाता है स्वामी और दास के बीच में। अब एक सामंतवादी व्यवस्था है जिसमें वर्ग विभाजन होता है कृषक और सामंत के बीच में। फिर चौथे नंबर पे आती है पूंजीवादी व्यवस्था जिसमें वर्ग विभाजन होता है मजदूर वर्ग जिन्हें वो सर्वहारा वर्ग कहता है, और पूंजीपति वर्ग जिन्हें बुर्जुआ की संज्ञा देता है मार्क्स। साम्यवादी अवस्था आती है, एक आदर्श अवस्था है जिसमें बुर्जुआ का शासन होता है एक तरीके से, सर्वहारा की बुर्जुआ के खिलाफ सर्वहारा उठ खड़े होते हैं, और सर्वहारा की तानाशाही होती है, इसमें मजदूर वर्ग का बोलबाला होता है, कोई भेदभाव नहीं होता, और ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था है आदर्श साम्यवादी अंतिम अवस्था कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के हिसाब से। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देते हैं यहाँ पर वो, जो फाइनेंशियल एक तरीके से वो बात करते हैं कि जो बुर्जुआ लोग हैं वो खा जाते हैं हक वहाँ पे सर्वहारा का, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। रिकार्डो कहते हैं कि श्रम ही किसी वस्तु का मूल्यवान बनाता है, श्रम का मूल्य सिद्धांत भी इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को कहा जाता है श्रम का मूल्य सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों के बीच का अंतर है जो एक श्रमिक पैदा करता है और दूसरा जो प्राप्त करता है। लाइक ये पेन बनाने में लेबर कॉस्ट लगी 4 रुपये और ये पेन बिक रहा है 8 रुपये का, तो जो एक फिक्स सैलरी दे दी गई वहाँ पे सर्वहारों को बुर्जुआ के द्वारा,
और जो इस पे प्रॉफिट हुआ 4 रुपये बनाने में लगे, लेबर कोस्ट वगैरह सब निकाल के 4 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ वहां पर बुर्जुआ को। तो वो कहते हैं जो डिफरेंस है ना, यही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, कि उस 4 रुपये में भी उस सर्वहारा का हक है। ये बात यहाँ पे मार्क्स करते हैं। मार्क्स का ये और फिर वो ये बात भी है कि मतलब भाई जो लेबर कॉस्ट लग रही है ना, एक जो बनाने का प्रोसेस है वही किसी चीज को मूल्यवान बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी श्रम का मूल्य सिद्धांत ये बात करता है। मार्क्स का यह दर्शन मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है, रिकार्डो के दर्शन से प्रभावित है। यहाँ पर वो कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रम की वैल्यू वृद्धि का कारण है, क्योंकि विभिन्न मूल्यवान वस्तुएं अलग अलग पदार्थों से बनती है। केवल श्रम ही ऐसा तत्व है जो उन सभी के सामान्य रूप से में पाया जाता है। श्रमिक को ही मूल्य वृद्धि का कारण माना जाएगा। पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक के द्वारा उत्पादित मूल्य का बड़ा हिस्सा पूंजीपतियों के द्वारा हड़प लिया जाता है, जिसे अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। जो 4 रुपये में बताया प्रॉफिट हुआ, वो वहां पे हड़प गए पूंजीपति, तो उसमें जो सर्वहारा वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उसको तो कुछ मिला ही नहीं, जो मजदूर वर्ग के शोषण का रूप है वहां पर। और फिर वो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देते हैं। शोषक व शोषित वर्ग के मध्य ये होता है कि एक तरफ है धनवान, जिन्हें वो हैव्स की बात करते हैं, और निर्धन की बात करते हैं हैव्स नोट। हैव्स में आते हैं कि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है, शोषक वर्ग है मार्क्स के अकॉर्डिंग, और वहां पे हैव्स नोट में आते हैं श्रम द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं, और शोषित वर्ग है। इनके बीच क्लास स्ट्रगल देखने को मिलता है, कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, और ये इसका जिक्र करते हैं अपनी किताब इन द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। फिर वहां से वर्ग संघर्ष निकल कर आता है, क्लास स्ट्रगल निकल के आती है। फिर वहां पे वो बात करते हैं कि शोषित वर्ग में चेतना से क्रांति होगी तथा पूंजीवादी अपने अंतर्विरोधों के कारण नष्ट हो जाएगा। वर्ग संघर्ष में पूंजीपति वर्ग का पतन व मजदूर वर्ग की विजय निश्चित है। चेतना से क्रांति की बात करते हैं मार्क्स, कि कभी वो जागेगा उनका अंतर्मन कि भाई हमारे साथ तो गलत हो रहा है, चलो क्रांति कर देते हैं। यहाँ पर मार्क्स ये बात बोल रहे हैं। जो क्रांति का सिद्धांत है वो कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग एकजुटता आएगी उसमें, चेतना के कारण वो क्रांति करेगा। उद्देश्य होगा कि पुरानी उत्पादन प्रणाली को हटाकर नई उत्पादन प्रणाली की स्थापना करना। क्रांति एक छलांग है, मार्क्स ये बात बोलते हैं, क्रांति एक छलांग है। कारण वो बताते हैं क्रांति के कि पूंजीवादी व्यवस्था का अंतर्विरोध यहाँ पे देखने को मिलेगा। वर्ग चेतना का उदय हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि शोषण हो रहा है। हिंसक क्रांति का समर्थक है यहाँ पर मार्क्स। वो बोलते हैं कि पुरानी उत्पादन प्रणालियों में परिवर्तन करने के लिए अगर हिंसक साधनों का प्रयोग भी किया जाए तो वो भी उचित है। दुनिया के मजदूरों, तुम एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। ये जो कथन है ये मार्क्स देते हैं। अब बात करते हैं सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के हिसाब से। क्रांति के बाद जन्म लेने वाली अवस्था जो अस्थायी है वह संक्रमणकालीन है। वो बताते हैं कि जब क्रांति हो जाएगी तो एक अवस्था आएगी, वो अस्थायी संक्रमणकालीन है, कि उसमें भी इंटरनल चेंजेस आएंगे। समाज का बहुसंख्यक वर्ग शासन करता है, जिसमें इसमें राज्य एक वर्ग यंत्र है, लेकिन वह पहले के राज्यों से बेहतर है। वो ये बोलता है कि खामियां तो इसमें भी है मगर ये पहले से बेटर है एक तरीके से। राज्य 3 प्रकार का कार्य करता है, एक तो रक्षात्मक कार्य है, एक विकासात्मक कार्य है, और एक शैक्षिक सांस्कृतिक कार्य है। धर्म पर मार्क्स के विचार कहता है, मार्क्स कहता है कि एक मिथ्या चेतना जो केवल शासक वर्ग के हितों की पूर्ति करती है वो है धर्म। ओपियम ऑफ द मासेस बोलता है, अफीम है बहुसंख्यकों के लिए, भीड़ के लिए अफीम है, ये बात बोलते हैं मार्क्स। धार्मिक भावनाओं द्वारा लोगों का नियंत्रण, इस पर बात करते हैं। वो धर्म जनसाधारण का नशा है, क्रांतिकारी क्षमताओं को नष्ट कर देता है धर्म, जिससे यथास्थितिवाद को बढ़ावा मिलता है। तो ये कहते हैं कि एक साजिश है पूंजीपतियों की, जिससे आपको लगातार आप क्रांति ना कर पाए, आप में चेतना जागृत ना हो सके, इसीलिए इसे चला के रखा जा रहा है। राष्ट्रवाद पर मार्क्स कहते हैं, मार्क्स ने अपने दर्शन में राष्ट्रवाद का विरोध किया है। वह राष्ट्रवाद को एक मिथ्या चेतना मानता है। राष्ट्रवाद बुर्जुआ वर्ग की संकल्पना है जो शासक वर्ग पूंजीपतियों के हितों की पूर्ति करती है। राष्ट्रवाद मजदूरों में वर्ग चेतना को कमजोर करता है। राष्ट्रवाद ही साम्राज्यवाद व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का कारण है। राष्ट्रवाद के नाम पर प्रभाव व सीमा विस्तार किया जाता है, ये बात मार्क्स बोलते हैं। जॉन रोल्स उन्होंने एक किताब लिखी थी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में, न्याय का सिद्धांत उन्होंने दिया था। अपने न्याय पर विचार रखे हैं, यूएसए के एक थिंकर है। 21 फरवरी 1921 को इनका जन्म होता है बाल्टीमोर में, मैरीलैंड के अंदर, और 24 नवंबर 2002 को निधन हो जाता है। एक समतावादी विचारक है जॉन रोल्स। समानता न्याय द्वारा स्थापित करने, न्याय मतलब समानता न्याय के द्वारा स्थापित करने का प्रयास करते हैं वो, तो न्याय के पक्षधर है वो, और न्याय के माध्यम से असमानता स्थापित करना चाहते हैं। उदारवादी विचारक भी है वो, एक तरीके से उदारवाद भी देखने को मिलता है उनके अंदर, क्योंकि वो व्यक्ति के महत्व को रेखांकित करते हैं। 1950 में उन्होंने पीएचडी की, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की उन्होंने। 1950 से 60 अध्यापन कार्य किया कार्नेल यूनिवर्सिटी के अंदर। 1962 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनते हैं।
जो उनका न्याय का सिद्धांत है वो कांट के दर्शन से काफी ज्यादा प्रभावित है। कांट जो थे वो समाज का प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, ये बात बोलते हैं अपने न्याय के सिद्धांत में। थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 इन्होंने लिखी, न्याय का सिद्धांत। पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993, द लॉ ऑफ पीपल 1999, लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मोरल फिलोसफी 2002, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। न्याय का जो सिद्धांत है उनका वो अमेरिकी समाज की समस्या, असमानता और उस पर आधारित एक तरीके से, कौन क्या है यह नहीं पता होता, अज्ञानता के पर्दे की बात करते हैं वो। एक कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप लाइक कास्ट का एग्जांपल ले लो कि आपकी कास्ट क्या होगी, आपको ये नहीं पता, मगर मैं आपको कि आप है ना स्पेसिफिक कास्ट के लिए ना कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड कुछ आप उनके लिए ना विशेष अधिकार रख दो, मगर आपको नहीं पता आप किस कास्ट में पैदा होगे, तो आप ये कोशिश करोगे कि आप सभी कास्टों को एक ऐसी स्थिति में रखें कि वो बेहतर स्थिति हो, एटलीस्ट गलत ना हो किसी के साथ, क्योंकि आपको भी नहीं पता आप किस कास्ट से पैदा हो जाओगे। बनवा मैं आपसे रहूं, फिर आपको नहीं पता मैं किस में आपको रखने वाला हूँ, तो वो चीज़ वहाँ पे अज्ञानता का पर्दे की बात करते हैं जॉन रोल्स। तो वितरण योग्यता की बात वो करते हैं। चरमीकरण का सिद्धांत वो देते हैं कि अपनी संभावनाओं को अधिक करना व हानि को न्यूनतम करना, ये चरमीकरण का सिद्धांत है। जो अज्ञानता के पर्दे की बात वो करते हैं कि न्याय के नियम तय करने वाली बात वहां पे आ जाती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। वो श्रृंखला सिद्धांत देते हैं, चेन थ्योरी की बात करते हैं। समाज का एक व्यक्ति भी कमजोर रह गया तो समाज तरक्की नहीं कर पाएगा, ये बात यहाँ पर जॉन रोल बोलते हैं अपने चेन थ्योरी के अंदर। फिर जॉन ब्रैडली रोल्स, इनका पूरा नाम है जॉन रोल्स का, वो न्याय के दो प्रकार बताते हैं, दो नियम बताते हैं न्याय के। एक प्रथम नियम है, एक द्वितीय नियम है। प्रथम नियम के अंदर वो स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं, स्वतंत्रता को केवल स्वतंत्रता के लिए ही सीमित किया जा सकता है, ये बात वो बोलते हैं। पूंजीवाद और बाजार व्यवस्था को महत्व देते हैं वो यहाँ पर। और जो द्वितीय नियम है वो उसके अंदर कहता है कि अवसर की समानता सभी को मिलनी चाहिए, न्यूनतम स्थिति में रहने वालों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है, समाजवादी व्यवस्था का गुण है ये। सकारात्मक कार्यवाही, यूएसए में अफर्मेटिव एक्शन जिसे बोला जाता है, तो वो यहाँ से देखने को मिलता है। जॉन रोल्स का अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर विचार इन द लॉ ऑफ पीपल किताब में उनकी 1999 में मिलता है, जिसमें वो 8 सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। वहां पर वो 8 सिद्धांत कौन से हैं? पहला, लोग मुक्त एवं स्वतंत्र हैं, उनका सम्मान अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। सेकंड, लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करना चाहिए। थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में सभी व्यक्तियों को समान माना जाना चाहिए। चौथा, वो हस्तक्षेप के कर्तव्य का पालन करना चाहिए कि किसी के कार्य में दखलंदाजी ना करे, अपना अपना कार्य करे। पांचवा, मानवाधिकार का सम्मान आवश्यक है। छठा, युद्ध के दौरान निश्चित प्रतिबंधों का पालन किया जाना चाहिए। सातवां, लोगों को आत्मरक्षा का अधिकार होना चाहिए। आठवां, अन्य व्यक्तियों की सहायता व न्यायपूर्ण सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये जॉन रोल्स के विचार थे।